गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं पार्ट 5 लोकतंत्र। उसमें हमने पहले वाले वीडियो में लोकतंत्र के गुण और दोष देखे थे। आज का टॉपिक है अपना लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें। ये टॉपिक रहेगा कि लोकतंत्र की शासन व्यवस्था को सफल बनाने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है, कैसे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सफल बना सकते हैं। हमने लोकतंत्र के गुण भी देखे, दोष भी देखे, विशेषताएं भी देखी, प्रकार रूप सब हमने जान लिया। यानी लोकतंत्र के बारे में हमें पूरी जानकारी है, ठीक है, पाठ के अनुसार। अब हमें उसको और अधिक सफल बनाने के लिए जो है क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या शर्तें हैं, या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में क्या होना चाहिए जिससे कि लोकतंत्र शासन सफल होता रहे, वो देखेंगे। तो देखो, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां या आवश्यक शर्तें, एक ही बात है, ध्यान रखना आप, है ना। आवश्यक शर्तें पूछ ले तो भी यही है, और आवश्यक परिस्थितियां कि किस परिस्थिति में लोकतंत्र सफल हो सकता है, एक ही बात। लिख लो आप चाहो तो यहाँ पर शर्तें, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें या परिस्थितियां। देखो, किताब खोल लो आप लोग भी। देखो, कोई भी शासन प्रणाली विशिष्ट परिस्थितियों में ही सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है और प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर उसका पतन हो जाता है। लोकतंत्र के अनुकूल परिस्थितियां हैं तो वो सफल है, और जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती है तो वो शासन व्यवस्था भी क्या होने लगती है, असफल होने लगती है। मान लो ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि जो है, मान लो किसी राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। तो ऐसे में नागरिकों के अधिकारों का हनन हो जाता है, स्थगित कर दिए जाते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार वगैरह कुछ भी नहीं होता, तो उस समय लोकतंत्र नहीं होता है। तो वो एक अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हो गई, तो ऐसे में लोकतंत्र का पतन हो जाता है। ये बात लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बारे में भी सत्य है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बारे में भी ये सत्य है कि वह विशिष्ट परिस्थितियों में ही सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में नहीं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के अनेक राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना की गई, किंतु अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली असफल हो गई और इसका स्थान अधिनायकवाद ने ले लिया। वर्तमान एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका महाद्वीपों में भी अनेक देशों में लोकतंत्र शासन का पतन हुआ है, क्योंकि इन देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों या परिस्थितियों का अभाव रहा है। देखो, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य हुआ था। उसके बाद भी यूरोप के अनेक राज्यों में जैसे लोकतंत्र की स्थापना थी, लेकिन लोकतंत्र असफल हुआ। अधिनायकवाद, जैसे यूरोपीय के एक देश जर्मनी में हिटलर तानाशाह शासक हो गया, इस तरह की स्थितियां हमें विश्व में देखने को मिली है। और वर्तमान में भी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका महाद्वीप के कई देशों में जो है लोकतंत्र शासन का पतन हुआ है, वो शासन असफल हुआ। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां उसके प्रतिकूल हो गई। और ऐसा कब होता है? जब जनता, लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन है। जनता द्वारा अधिकांश देशों ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपना रखा है। तो जब जनता द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार करते हैं या जो है अपना स्वार्थ देखते हैं, वो जनता का हित नहीं देखते हैं, तब जो है लोकतंत्र असफल होने लगता है। तो हम इस टॉपिक में यही जानेंगे कि कौन सी ऐसी शर्तें या ऐसी परिस्थितियां हैं कि हमारा लोकतंत्र शासन बना रहे, असफल न हो। तो देखो, विद्वानों का मत है कि निम्नलिखित परिस्थितियां लोकतंत्र के सफल संचालन में सहायक हो सकती है। ये निम्नलिखित परिस्थितियां जो है लोकतंत्र के सफल संचालन में सहायक है, और अगर इनके विपरीत परिस्थितियां हो जाती है तो लोकतंत्र क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। जैसे पहली लोकतंत्र की सफलता की शर्त है शांति और व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। देश में अगर शांति और व्यवस्था बनी हुई है तो लोकतंत्र शासन आसानी से चल सकता है। जैसे मैंने अभी आपको राष्ट्रपति शासन का बताया था। राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है किसी देश में? युद्ध और अशांति के समय, है ना। और यह किसी राज्य की शासन व्यवस्था का डगमगा जाती है, तो उस राज्य में भी शासन व्यवस्था सही नहीं है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो उस समय लोकतंत्र नहीं रहता है,
ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले देश राज्यों में शांति और शासन व्यवस्था का होना आवश्यक है। देखो, लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि देश में आंतरिक व्यवस्था सामान्य हो, युद्ध या बाहरी आक्रमण का भय नहीं हो। ऐसी स्थिति में सत्ता का विकेंद्रीकरण बना रहता है। ऐसी स्थिति में तो सब अपने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। जब कोई युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति पैदा नहीं होती है, स्थितियां सामान्य हैं, तो लोकतंत्र चलता है। सब अपने अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, नागरिक भी अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं और व्यक्ति ऐसी स्थिति में सत्ता का विकेंद्रीकरण बना रहता है और व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं। किंतु जब देश में राजनीतिक अस्थिरता व व्यवस्था को चुनौती देने वाले आंदोलन चलते हैं या बाहरी आक्रमण होता है, तो सरकार राष्ट्र की अखंडता तथा सुरक्षा के लिए सत्ता का केंद्रीकरण कर लेती है। वही बात जो मैंने बताया ना, राष्ट्रपति शासन जब किसी देश या राज्य में लागू हो जाता तो सारी शक्तियाँ, उसके शासन व्यवस्था की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ जाती है। तो शक्तियों का क्या हो जाता है, सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है, यानी सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास आ जाती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता तक पर पाबंदियां लग जाती है। इस स्थिति में लोकतंत्र दम तोड़ने लगता है। अगर सारी शक्तियां एक व्यक्ति में केंद्रित है, नागरिकों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, तो वो लोकतंत्र नहीं होगा और अधिनायक तंत्र की स्थापना का मार्ग खुल जाता है। अब जिस व्यक्ति के पास शक्तियाँ होती है वो जो है अधिनायक तंत्र यानी तानाशाह भी हो सकता है। अतः लोकतंत्र में शांति व्यवस्था आवश्यक है। तो पहली शर्त आपको इसमें भी वही है, कोई भी लोकतंत्र की सफलता के आवश्यक 4 शर्तों का वर्णन आपसे पूछा जाएगा 4 अंक में, जो जिनका आप आसानी से वर्णन कर सको, उन 4 शर्तों का आप वर्णन कर लेना। तो इसका कर सकते हो आप आराम से, शांति व्यवस्था का ये लगा लो। और 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 2 आवश्यक परिस्थितियां बताइए। तो पॉइंट लिखने हैं सिर्फ, और 4 अंक का हो तो 4 पॉइंटों का वर्णन करना है। देखो, और अगर 4 अंक में भी कई बार 2 ही पॉइंट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक किन्हीं 2 परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, तो 16 में से 2 करनी है आपको। और 4 का पूछ ले तो 4 अंक में 4 का भी पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो कोई से भी 4 का वर्णन आप अभी तय कर लो कि मैं ये याद करूँगा। आगे देखो, अगला है सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। किसी भी देश में लोकतंत्र के सफल होने के लिए उस देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। जब अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं होती है तो देश का विकास भी नहीं होता है, नागरिकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में भी लोकतंत्र दम तोड़ने लगता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर्याप्त मजबूत हो। यदि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक संकट से गुजर रही होती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी व इटली में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने के बाद इन देशों में लोकतंत्र का अंत हुआ और तानाशाही की स्थापना हुई। जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको, हिटलर, तो जर्मनी में हुआ था हिटलर तानाशाह प्रथम विश्व युद्ध के बाद, इटली में हो गया था मुसोलिनी। तो वहाँ लोकतंत्र लड़खड़ा गया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के कारण जो है जर्मनी और इटली की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, हार गए थे जर्मनी और इटली जो है युद्ध में, तो उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, जिससे वहाँ लोकतंत्र का अंत हो गया और तानाशाही की स्थापना हुई। तो देश की सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का होना भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। देखो, इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी यूरोप में आर्थिक अर्थव्यवस्था के कारण वहाँ के देशों में लोकतंत्र का अंत हुआ और साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। आधुनिक काल में लैटिन अमेरिका के राज्यों में लोकतंत्र की असफलता का एक बड़ा कारण आर्थिक अव्यवस्था है। अनेक अफ्रो एशियाई राज्य भी ऐसे ही संकट से गुजर रहे हैं। अफ्रो एशिया यानी अफ्रीका महाद्वीप के राज्य और एशिया महाद्वीप के देश भी इसी तरह की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था नहीं होने के कारण, वहाँ की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होने के कारण वहाँ लोकतंत्र सफल नहीं हो रहा है। ऐसे में क्या होता है कि जैसे औद्योगिक तंत्र आया ना, इसमें औद्योगिक जो है औद्योगिक से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक संकट से गुजर रही होती है। उद्योगों में कच्चा माल नहीं जा रहा होता है, तैयार माल
उद्योगों में तैयार नहीं हो रहा है तो वो बाजार तक नहीं आ रहा है, तो ऐसे में नागरिकों की स्थिति डावाडोल हो जाती है। कई लोगों को रोजगार मिलता है वो नहीं मिल पाता, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। और अर्थव्यवस्था के डगमगाने से भी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर अनुच्छेद 360 में है ऐसा वित्तीय संकट का, लेकिन हमारे देश में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। ये चीज़ें हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये आपके समझ में आ गया हो तो देखना, नहीं तो समझ तो लेना बेटा। अलग से भी पूछा जा सकता है कि सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था लोकतंत्र को किस तरह सफल बनाती है, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं प्रत्येक पॉइंट के। तो प्रत्येक पॉइंट को समझना तो जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो ये कुछ देशों का उदाहरण है, जैसे जर्मनी, इटली का, लैटिन अमेरिका के राज्यों का। तो आप इसको पढ़ के समझोगे, ठीक है। आगे देखो, आर्थिक समानता की स्थापना, ये भी लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है कि लोगों में आर्थिक समानता होनी चाहिए। अमीरी गरीबी का ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अगर अमीरी गरीबी की खाई ज़्यादा चौड़ी है देश में लोगों के, तो जो गरीब लोग हैं वो लोकतंत्र शासन में जो है अपनी समानता का अधिकार नहीं पाएंगे, स्वतंत्रता का नहीं पाएंगे। इस तरह जो है आर्थिक समानता भी होनी आवश्यक है। लोकतंत्र की सफल संचालन के लिए केवल इतना ही जरूरी नहीं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था शक्तिशाली हो, अपितु ये भी जरूरी है कि राज्य में यथासंभव आर्थिक समानता हो, अर्थात गरीबी व अमीरी के बीच की खाई चौड़ी न हो। ये तभी संभव है जब देश में बड़ी मात्रा में मध्यम वर्ग मौजूद हो। इस स्थिति में ही लोकतंत्र को कमजोर करने वाले वर्ग संघर्ष से बचा जा सकता है। देखो, एक वर्ग समाज में तीन होते हैं, जैसे अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग। तो अमीर वर्ग हो कोई बात नहीं, लेकिन गरीब वर्ग नहीं होना चाहिए, मध्यम वर्ग ज़्यादा होना चाहिए। जो मध्यम वर्ग क्या होता है, हर स्थिति का सामना कर लेता है। अब मान लो मध्यम वर्ग नहीं रहा, देखो ये ऐसे, जैसे ये अमीर वर्ग, ठीक है, ये मध्यम वर्ग और ये गरीब वर्ग, ये अगर बराबर में है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जब मध्यम वर्ग कमजोर हो जाएगा, छोटा हो जाएगा या नहीं होगा, तो ये इन दोनों के बीच की खाई क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। ये नहीं होगा या ये कम होगा तो हो गई ना खाड़ी दूरियाँ ज़्यादा। तो इस तरह से जो है अमीरी और गरीबी के बीच की खाड़ी ज़्यादा जो चौड़ी नहीं होनी चाहिए, और मध्यम वर्ग मौजूद होना चाहिए। ये जो जैसे अमीर वर्ग है इतना, ये मध्यम वर्ग है ये भी इसके बराबर होना चाहिए, ये गरीब वर्ग जो है इससे कम होना चाहिए, ठीक है। तब हम जो है आर्थिक समानता मानेंगे। और ऐसे में वर्ग संघर्ष से भी बचा जा सकता है। वर्ग संघर्ष किस में होता है, गरीबों और अमीरों में। शोषण करते हैं फिर अमीर वर्ग उनका, तो वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। तो ये इसका वर्णन आप आसानी से कर सकते हो। अगला है सामाजिक न्याय की स्थापना। सामाजिक न्याय की स्थापना की जगह क्या करा है, सामाजिक, देखो सामाजिक न्याय की स्थापना के लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि व्यक्तियों के बीच धर्म, जाति, भाषा, रंग, नस्ल, लिंग, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक समानता है बेटा, ये सामाजिक न्याय की समानता नहीं होगी, या न्याय को काट के आप कर लो सामाजिक। जैसे आर्थिक समानता थी ना ऊपर, आर्थिक समानता की स्थापना, वैसे यहाँ क्या आएगा, सामाजिक समानता की स्थापना। समाज में भी सभी वर्गों को समान समझना चाहिए। न्याय की जगह आप क्या लिख लोगे, समानता। तो ये टॉपिक का नाम क्या होगा, सामाजिक समानता की स्थापना। लोकतंत्र की आवश्यक शर्त है कि लोकतंत्र में जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कहीं नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर इस तरह का भेदभाव होता है तो ऐसे में जो है लोग अपने आप को समान नहीं समझते हैं। समान नहीं समझते तो उनको स्वतंत्रता भी नहीं होती है और लोकतंत्र नहीं रह पाता ऐसी स्थिति में। तो देखो, तो टॉपिक का नाम क्या होगा, सामाजिक समानता की स्थापना। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि व्यक्तियों के बीच धर्म, जाति, भाषा, रंग, नस्ल, लिंग, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। सभी व्यक्ति कानून के सामने समान माने जाए और उन्हें न्यायालय समान कानूनी संरक्षण प्रदान करें। सामाजिक समानता का मतलब क्या है कि समाज के में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जो है भेदभाव नहीं हो, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हो और कानून सबको समान संरक्षण प्रदान
करे। इस प्रकार जब समाज के सभी व्यक्तियों को समान स्थिति प्राप्त होती है तो उनके बीच भावनात्मक एकता भी स्थापित होती है और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होती है, जिससे लोकतंत्र किसका है, जनता का है, जिससे सब लोग उसको जो है आगे बढ़ाने और सफल बनाने में सहायक होते हैं। अगर हम जो है कि मान लो किसी जाति के साथ भेदभाव कर दिया तो उस जाति के लोग लोकतंत्र की सफलता में सहायता नहीं करेंगे, वो विरोध करेंगे, विद्रोह करेंगे। किसी भाषा वाले के साथ किया तो ऐसा वो करेंगे। तो इसमें जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करना होता है। तो सामाजिक समानता की स्थापना भी लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। अगला है शिक्षित व जागरूक जनता। ये बहुत जरूरी है। लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षित और जागरूक जनता का होना आवश्यक है। शिक्षित जनता ही लोकतंत्र की समस्याओं को तथा उसकी प्रक्रिया को समझने में समर्थ होती है। शिक्षित व्यक्ति ही लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र शासन कैसा होता है, इसमें हमें कौन से प्रतिनिधि को चुनना है, ये शिक्षित और जागरूक लोग ही ज़्यादा समझ सकते हैं और अच्छे प्रतिनिधि चुनकर लोकतंत्र में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ला सकते हैं। तो देखो, शिक्षित जनता ही लोकतंत्र की समस्याओं को तथा उसकी प्रक्रिया को समझने में समर्थ होती है और स्वस्थ जनमत का निर्माण करती है। स्वस्थ जनमत, जो जनता शिक्षित और जागरूक होगी जनता, तो जो शासन के लिए राय प्रकट करेगी, अपना मत, जनमत यानी जनता की राय, वो स्वस्थ होगा, अच्छा होगा लोगों के लिए। इसके अलावा जब जनता जागरूक होती है तो सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों एवं कार्यों का विरोध करने में भी समर्थ होती है। अगर जनता जागरूक है, शिक्षित है, तो सरकार जो उन्होंने चुनी है वो अगर ऐसी नीतियां या कानून बना देती है जो जनता के हित में नहीं है, तो वो लोग जागरूक है तो उसका विरोध भी करेंगे। जागरूक ही नहीं है, क्या नीतियां बनी है हमारे लिए सही है गलत है लोगों को पता ही नहीं है, तो फिर सरकार मनमानी करती है ऐसे में। तो ये लोकतंत्र को सफल बनाने का बहुत ही आवश्यक शर्त है, ये आवश्यक परिस्थिति है कि अगर लोकतंत्र को सफल बनाना है तो वहाँ उस देश की जनता को शिक्षित और जागरूक होना चाहिए। ठीक है। जनमत का निर्माण, जनमत का निर्माण में देखो, जो जनमत का निर्माण कौन करते हैं, आपने रेडियो है, अखबार है, ये जो सोशल मीडिया वगैरह ये जो है, ये सब क्या होने चाहिए, इसके लिए जनमत निर्माण के साधन स्वतंत्र होने चाहिए, इन पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। जब ही अगर नियंत्रण नहीं होगा तभी ये खुलकर जनता के मत को जो है सामने रख सकेंगे। पहले ऐसा नहीं था। अखबारों में से अपन ने पढ़ा ना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, उसमें 8th क्लास में पढ़ा था, उसमें जो है प्रतिबंध लगा दिया था कि अखबार में किसी के भी विचारों को जो है स्वतंत्र रूप से प्रकाशित नहीं कर सकते हैं भारतीय अखबार, ऐसा हमने पढ़ा था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में। और अगर कर रहे हैं तो कर दिया किसी ने तो उसके छापे खाने को बंद कर दिया, अखबार प्रेस को बंद कर दिया, इस तरह से था। क्यों? क्योंकि उस समय लोकतंत्र नहीं था। अभी जो है जनमत निर्माण जो है ये भी एक लोकतंत्र की आवश्यक शर्त है सफल बनाने की। ये स्वस्थ जनमत, सही विचार जो है जनमत निर्माण के साधन सामने रखे। सरकार के क्या विचार है वो लोगों के सामने आए, सरकार की क्या नीतियां हैं, क्या कानून है वो लोगों के सामने आए, और जनता क्या चाहती है वो भी मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुँचे। ठीक है। तो देखो, लोकतंत्र की सफलता के लिए जनमत निर्माण के साधनों की स्वतंत्रता भी आवश्यक है। इसका अर्थ है प्रेस, अंडरलाइन करो, जनमत निर्माण के साधन कौन कौन से हैं, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे। प्रेस, साहित्य, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन आदि पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। प्रेस यानी अखबार होता है ना, छापाखाना, कोई भी अखबार, पत्र पत्रिकाएं, ये सब जनमत निर्माण के साधन है। ये क्या होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, इन पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में क्या था, सरकारी नियंत्रण था कि तो जो कुछ तुम अखबार में छापोगे हमसे पूछकर छापोगे, अंग्रेज सरकार ये कहती थी, और अगर उन्होंने कह दिया कि ये नहीं छापना तो नहीं छापे, ऐसा। लेकिन अभी ऐसा लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। जब जनमत निर्माण के साधन स्वतंत्र होते हैं तब नागरिक संगठित रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों व कार्यों की आलोचना करने में सफल होते हैं, जिसमें लोकतांत्रिक मर्यादा बनी रहती है। इस स्थिति में लोकतंत्र सफलतापूर्वक कार्य करता है। अगर ये जनमत निर्माण के साधन जो है प्रेस, रेडियो, अखबार, टीवी वगैरह ये स्वतंत्र होंगे तभी जो है नागरिक अपने विचारों को जो है संगठित
और शांतिपूर्वक ढंग से जो है सरकार की लोकतंत्र विरोधी अगर कोई नीतियां हैं तो उसका विरोध कर सकेंगे। न्यूज़ वगैरह देखा करो, न्यूज़ में कितने खुलकर बोलते हैं अगर सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया या कोई भी गलत कांड हो गया तो उसके लिए। ठीक है, तो इसका वर्णन भी आप आसानी से कर सकते हो। शिक्षित व जागरूक जनता का आप आसानी से वर्णन कर सकते हो। सामाजिक समानता की स्थापना, इसका आप आसानी से वर्णन कर सकते हो। ठीक है, सातवां सफलता की शर्त देखो, नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र। नागरिकों का नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र भी अच्छा होना चाहिए लोकतंत्र की सफलता के लिए। राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना लोगों में होनी चाहिए। देखो, और सार्वजनिक समस्याओं पर जो है लोग जागरूक हो, ये सारी चीज़ें जो है उस देश के नागरिकों में होनी चाहिए जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। देखो, जब किसी समाज में नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र श्रेष्ठ होता है तो वहाँ लोकतंत्र की सफलता की बहुत उम्मीद हो जाती है। जब किसी देश के जहाँ लोकतंत्र है और उन देश के नागरिकों का जो है नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र श्रेष्ठ है तो वहाँ लोकतंत्र की सफलता की जो है अधिक संभावना हो जाती है। हमने पढ़ा था ना नैतिक लोकतंत्र में कि व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करे, सभी कोई किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करे, ये सब। ऐसे समाज में व्यक्ति अपने अधिकार व कर्तव्यों का उचित प्रयोग करते हैं। ऐसा जो समाज होता है जहाँ नागरिक नैतिक चरित्र अच्छा होता है, राष्ट्र प्रेम की भावना होती है लोगों में, तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग अपने कर्तव्य को ध्यान में रखकर करते हैं। ठीक है, ऐसे नागरिक कोई नैतिकता होती है कि रोड पे चलना हमारा अधिकार है, लेकिन ये नहीं कि मैं बीचों बीच चलूँगा या किसी और को निकलने ही नहीं दूँ। हमारा कर्तव्य भी है कि हम रोड के नियमों का पालन करें। ऐसे वे सार्वजनिक समस्याओं पर लोकहित की दृष्टि से विचार करते हैं और साथ ही नागरिकों के प्रति सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, सेवा, प्रेम आदि का व्यवहार करते हैं। ये सब नागरिकों के नैतिक गुण हैं। सार्वजनिक समस्याओं पर लोकहित की दृष्टि से, अपना हित नहीं, जनता का हित, और ये जो है नैतिकता के गुण हैं। प्रेम आदि का व्यवहार करते हैं और अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं। वस्तुतः लोकतंत्र अंतिम दृष्टि से जनता की शक्ति पर निर्भर करता है और जब जनता का नागरिक नैतिक व राष्ट्र चरित्र सुदृढ़ होता है तो लोकतंत्र भी सफल होता है। एक देश के नागरिक जो है एक दूसरे के अधिकार कर्तव्यों का पता रखते हैं। अधिकारों का प्रयोग अगर हम चाहते हैं तो हमें पहले कर्तव्यों का पालन करना होगा। यही हमारा एक नैतिक चरित्र है राष्ट्र के प्रति। और राष्ट्र प्रेम की भावना ये होनी चाहिए। देखो आगे, अगला, सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन। ये भी लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है कि लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। एक ही व्यक्ति के पास सत्ता नहीं होनी चाहिए, शासन की शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए जिससे कि सभी उनका प्रयोग करें। अगर एक ही व्यक्ति के पास शासन की शक्तियाँ होगी तो वो तानाशाह हो जाएगा। देखो, अधिनायक तंत्र का आधार है सत्ता का केंद्रीकरण। अधिनायक तंत्र में सत्ता का केंद्रीकरण होता है, एक ही व्यक्ति के पास शक्तियाँ होती है तो वो अपनी मनमर्जी करता है, जैसे तानाशाह हिटलर। और लोकतंत्र का आधार है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता यानी शासन की शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, यानी कि राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है तो वो अपनी मनमर्जी करे, ऐसा नहीं कर सकता। राज्यों को भी अपनी अपनी शक्तियाँ दी गई है ना, अपने संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में शक्तियाँ का बंटवारा। सत्ता का विकेंद्रीकरण होने पर ही जनता के विभिन्न वर्ग शासन के कार्यों में भाग लेते हैं और लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। यानी जनता के हाथ में भी शक्तियां हैं। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में शासन की शक्ति होती है, वही होता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण आपको मैंने अर्थ में समझाया था। जैसे ये सत्ता है, ठीक है, तो सारी शक्तियां ऐसे एक जगह इकट्ठी हो रही है मान लो, तो वो तो क्या है, केंद्रीकरण है, सत्ता का केंद्रीकरण। और ये सत्ता और सारी शक्तियाँ ऐसे, ये सत्ता का क्या है, विकेंद्रीकरण है। ठीक है, बिखरी हुई है शक्तियाँ। तो हमारे लोकतंत्र में क्या होता है, ये है सत्ता का विकेंद्रीकरण है।
सत्ता का विकेंद्रीकरण होने पर ही जनता के विभिन्न वर्ग शासन के कार्यों में भाग लेते हैं और लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण का एक अच्छा रूप स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन में विकेंद्रीकरण का अच्छा रूप है। आपके पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, आपका गांव का सरपंच, वार्ड पंच, उनके पास भी शासन की शक्तियाँ होती है। 3 स्तर के शासन है अपने यहाँ पर। केंद्रीय शासन जो प्रधानमंत्री मोदी वगैरह वो है, अगला चैप्टर अपना उसका ये। दूसरा है राज्य शासन, जिसमें अपनी राजस्थान सरकार, अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं। और तीसरा है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में जैसे आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है, ग्रामीण और शहरी में बांट रखा है इनको। शहरों में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, गाँवों में जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायतें हैं। इनके पास भी शासन की शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो ये है सत्ता का विकेंद्रीकरण। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ही सामान्य व्यक्ति शासन कार्यों में रुचिपूर्वक भाग लेता है और उसे सही मायने में नागरिकता की शिक्षा प्राप्त होती है। देखो, स्थानीय स्वशासन नागरिकों, प्रत्येक नागरिक के शासन कार्य में भाग लेने का एक अच्छा रूप है। अब गांव में एक व्यक्ति वार्ड पंच के लिए खड़ा हो सकता है, सरपंच के लिए खड़ा हो सकता है, लेकिन वो एमएलए एमपी के लिए खड़ा होता तो टाइम लगेगा उसको, नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति एमएलए एमपी नहीं बन सकता, लेकिन वार्ड पंच, सरपंच वो बन सकता है। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति शासन कार्य में भाग लेता है। एमएलए एमपी के चुनाव हो तो कोई वोट देने जाओ मत, नहीं जाते हैं लोग, कहते तो वो नहीं जाना, लेकिन सरपंच, वार्ड पंच के में जरूर जाएंगे वो। तो वही उनकी क्या है, जागरूकता है, शासन की शक्ति है, रुचिपूर्वक भाग लेना है, शासन कार्यों में रुचिपूर्वक भाग लेना स्थानीय स्वशासन के माध्यम से। अगला देखो, या ज़्यादा हो जाएगा, अगले वीडियो में देखेंगे अपन इसको, है ना। ठीक है।